हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोगों के साथ बात करेंगे साइंस में चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड साल्ट के टॉपिक पीएच स्केल एंड साल्ट के बारे में। तो स्टूडेंट जिन्होंने हमारी चैप्टर 2 की फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं करा है या फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा है, आप वहाँ से मेरे चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। और आज हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे पीएच स्केल एंड साल्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में से काफ़ी लोग परेशान होंगे कि पीएच जो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लगती है कि इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। पीएच स्केल एक पूरा टर्म है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ए बेस इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड एज पीएच स्केल। द पीएच स्केल हैव रेंज फ्रॉम 0 to 14। किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए नंबर स्केल का यूज किया जाता है, उसी स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। इसकी जो पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 से 14 होती है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 14 इसकी मैक्सिमम होती है और 0 मिनिमम होती है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम जो सब्सटेंसेस या एसिड या बेस या कोई भी केमिकल जिसकी पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है वो एसिड की कैटेगरी में आता है और 14 तक पहुँचते पहुँचते ये बेस कहलाता है। अब पीएच स्केल के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है न्यूट्रल सब्सटेंस हैव पीएच 7। जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उनकी पीएच वैल्यू 7 होती है। मीन्स वो सब्सटेंसेस ना तो वो एसिड हैं ना वो बेस हैं। एग्जाम्पल वाटर, जैसे कि वाटर आपका न्यूट्रल होता है। सेकंड पॉइंट है एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7 एंड टर्न्स ब्लू लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टू रेड। एसिड्स की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होती है। मीन्स 0 से 6.9 तक की जो स्केल पर आपकी वैल्यूज के कैटेगरी के अंडर में जो केमिकल सब्सटेंसेस आएंगे उन सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहेंगे। जितनी वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वीक एसिड होगा। और ये एसिड जो हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के द्वारा रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये एसिड है। थर्ड रूल है बेस हैव पीएच वैल्यू मोर देन 7। जो बेस केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनकी नेचर बेस है उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। यानी कि 7.1 से 14 तक की जो रेंज है उनमें जितने भी सब्सटेंसेस या केमिकल्स आते हैं इस कैटेगरी के अंडर लाइज करते हैं वो आपके बेस कहलाते हैं। तो जितनी वैल्यूज आपकी कम होगी 7.1 से स्टार्ट करने का तो उतना वीक बेस होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी यानी 13, 14, 12 उतना आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एंड द बेसिक सब्सटेंसेस टू आइडेंटिफाई वी यूज रेड लिटमस पेपर एंड फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। हम किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो सब्सटेंसेस बेस है कि नहीं है हम रेड लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं और फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी यूज करें, चाहे रेड लिटमस पेपर का यूज करें चाहे फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज करें, दोनों कंडीशंस में दोनों टेस्टिंग इंडिकेटर्स के द्वारा आपको ब्लू कलर प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो बेस है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे टेबल की फॉर्म में कुछ सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यूज को शो किया गया है। केवल आपको समझाने के लिए, आपको लर्न करने की आवश्यकता इन वैल्यूज़ को नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल्स के रूप में
एग्जाम में एक्सप्लेन करना चाहते हैं पीएच स्केल के कंसेप्ट को, एसिड और बेस के कंसेप्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप कुछ सब्सटेंस जो कॉमन सब्सटेंसेस हैं उनकी पीएच वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। देखते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यूज क्या क्या होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसकी पीएच वैल्यू 0 है। लेमन जूस यानी कि नींबू का रस 2.5, विनेगर 4.0, टमाटो जूस यानी कि टमाटर के अंदर जो वाटर सब्सटेंसेस निकलता है, पानी निकलता है सिंपल शब्दों में जो हम कहते हैं, वो उसकी पीएच वैल्यू 4.1, मिल्क की 6.5, प्योर वाटर 7, ब्लड की 7.4, टूथपेस्ट की 8.0, वॉशिंग सोडा 9.0, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी है, उनकी जो पीएच वैल्यूज यहाँ पर अरेंज की गई हैं वो 0 से 14 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई हैं, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम 7 से पहले तक, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 0 और मिल्क की 6.5, ये सभी आपके एसिडिक सब्सटेंसेस मांगी जिसकी पीएच वैल्यू 7 के जितना नियरेस्ट होगी उतना ही वो वीक एसिड होगा, और जितना 7 से दूर होगी यानी कि कम के रेंज में उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरीके से अगर बेस की तरफ हम चलते हैं यानी कि 7 से ज़्यादा के लिए, जो कि ब्लड से लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड तक आपको यहाँ पे टेबल में शो करता है, तो उसमें पीएच वैल्यू जितनी 7 के नियरेस्ट होगी उतना वीक बेस होगा, और जितनी 7 के दूर होगी यानी कि 13, 11, 12, 14 उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं? इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस डिफरेंट इंडिकेटर which gives different colors at different pH values on the pH scale. pH scale पर अलग अलग pH वैल्यू के अकॉर्डिंग जो अलग अलग कलर को शो कराए जाते हैं उस इंडिकेटर के मिक्सचर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। यहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म में कुछ पीएच वैल्यूज और उस पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पर क्या कलर प्रोड्यूस किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा या पीएच स्केल पर, वो आपको यहाँ पर शो किया गया है। तो जरा देखते हैं। पीएच वैल्यू 0 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है, इसका जो कलर है वो डार्क रेड होता है। 3 पीएच वैल्यू 3, इसका जो कलर है ऑरेंज रेड होता है। 4 ऑरेंज होता है। 6 पीएच वैल्यू पर ग्रीनिश येलो होता है। 7 पे ग्रीन होता है। 9 पे ब्लू, 11 पे पर्पल, 13 पे वायलेट और 14 पे वायलेट या डार्क वायलेट भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे पीएच स्केल भी शो किया गया है, जो आपको शो कर रहा है कि हर एक वैल्यू पर कैसे कैसे कलर कॉम्बिनेशंस में या कलर कंट्रास्ट में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास में, तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को अपना। तो स्टूडेंट, जो हमने अभी आपके पीएच स्केल के बारे में, उसके यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, उनकी वैल्यूज़ के बारे में, पीएच स्केल के कलर्स के बारे में हमने बातचीत करी, तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। यहाँ पे 4 पॉइंट्स के द्वारा आपको पीएच वैल्यूज़ की, किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, ये समझाया गया है। फर्स्ट आता है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या जो भी हम भोजन लेते हैं वो हमारा पेट में जाकर, स्टमक में जाकर के डाइजेस्ट होता है, तो उस समय हमारे फूड की जो पीएच वैल्यू जब वो डाइजेशन के प्रोसेस में होता है, उस समय हमारे फूड की जो पीएच वैल्यू है वो चेंज हो रही होती है। तो सेकंड पॉइंट आता है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। जब हम टूथपेस्ट करते हैं अपने टीथ पर, दांतों पर, तो उस समय जो टूथपेस्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू अलग होती है और हमारी टूथ पे जो गंदगी जमी होती है उसकी पीएच वैल्यू अलग होती है, यानी कि एक एसिड होता है, एक बेस है। तो इस वजह से हमारे टीथ आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पीएच वैल्यू और पीएच का इन आवर डेली लाइफ। थर्ड पॉइंट है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अगर सॉइल की पीएच वैल्यू ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा हाई है,
तो उससे हमारे उस सॉइल में जो हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे या प्लांट को ग्रो करेंगे, उनकी ग्रोथ पर, उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। और फोर्थ आता है आपका पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। हमारे एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग्स में जो पीएच वैल्यू चेंज होती रहती है हर एक सब्सटेंसेस की, उसके अकॉर्डिंग एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे उस इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में, नहीं या नहीं कर पाएंगे, उस पर बड़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे आपसे एंटासिड्स के लिए। कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो उसमें से एक टर्म है एंटासिड्स। एंटासिड्स आर द ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस which have no toxic effects on the body. Antacids react with acid in stomach and neutralize it. Antacids are the group of mild bases. एंटासिड उन सभी बेसिस का ग्रुप है जिसमें कोई भी हमारी बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट या टॉक्सिक प्रभाव नहीं डाला जाता है। एंटासिड रिएक्ट विद एसिड इन स्टमक। हमारे पेट में जब एसिडिटी बन रही होती है तो एंटासिड जो है उस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंटासिड्स आर यूज्ड इन इनडाइजेशन। जब हमें बदहजमी हो जाती है या भोजन हजम नहीं होता, खाना हजम नहीं होता, उस समय में भी एंटासिड्स को लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। एंटासिड की टैबलेट्स को लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है, लेनी चाहिए। कॉमन एंटासिड्स आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो साधारण रूप से हम एंटासिड्स की टैबलेट लेते हैं, उनमें जो बेस सब्सटेंसेस होते हैं उनके कुछ नाम यहाँ पे दे रखे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूट में प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स को या एसिडिटी की प्रॉब्लम को या गैस की प्रॉब्लम को के साथ रिएक्ट करता है, उस प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज करता है और हमारी बॉडी को कंफर्टेबल फील होता है, हम रिलैक्सेशन फील करते हैं। इसके बाद आता है आपका एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज 5.6 देन द रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन। जब बारिश के पानी की पीएच वैल्यू 5.6 के आसपास होती है तब उस बारिश को साधारण बारिश नहीं कहा जाता है, ऑर्डिनरी रेन, नॉर्मल रेन नहीं कहा जाता है, तब उस बारिश को एसिड रेन कहा जाता है। द एसिडिटी ऑफ रिवर वाटर कैन किल एक्वाटिक एनिमल। अगर बारिश के पानी में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा है तो जो वाटर सोर्सेस हैं हमारे यहाँ, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो वाटर सोर्सेस हैं और उनमें जो एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे हैं उनकी लाइफ को खतरा है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर वाटर की एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी एसिड रेन होती है या वाटर की या उस सोर्स ऑफ वाटर की या लेक की या रिवर की या पॉन्ड की वाटर की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट उस वाटर में या उस सोर्स ऑफ वाटर में, पॉन्ड में, रिवर में, लेक में डाल देते हैं, जिससे कि उस एरिया का, उस रिवर का या उस लेक का या उस पॉन्ड का जो वाटर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है एग्जाम्स के लिए कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट पर, वीनस ग्रह पर जीवन क्यों संभव नहीं है, इसका कारण बताइए। देखते हैं क्या आंसर है, क्या कारण है इसका। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर जो है ठीक माने घने और मोटे लेयर्स के वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स, वाइट और येलो कलर के क्लाउड्स हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड फिल हुआ है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर की हेल्प से शो करने की कोशिश करी है कि वीनस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर कैसा होता है। ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है येलोइश
क्लाउड्स को और उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड्स भरी होते हैं या सल्फर गैस फिल होती है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और दोनों ही चीज हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए या जीवन जीने के लिए या सांस लेने के लिए नुकसानदायक हैं, जहर हैं। इस वजह से वीनस प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं है। अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंटेंट जो आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू की फॉर्म में या केस स्टडी की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। उसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है, नेटल इज ए हर्बिशियस प्लांट विच ग्रोज इन वाइल्ड। नेटल एक हर्बिशियस प्लांट है, हर्बिशियस कैटेगरी का पौधा है जो वाइल्ड एरिया में, जंगली क्षेत्रों में, जंगलों में ग्रो करता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंग्ड हेयर। इसकी जो पत्तियां हैं उनमें कांटे लगे होते हैं, पैने कांटे लगे होते हैं। विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड। अगर गलती से भी कोई भी व्यक्ति उन पत्तियों को टच कर ले तो उसके जो कांटे हैं वो चुभ जाते हैं और वहाँ पे उन पत्तियों के द्वारा, उन कांटों के थ्रू मिथेनोइक एसिड को सिक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में या जिस पोर्शन से हम टच करते हैं बॉडी के उस पोर्शन पर वो सिक्रेट हो जाता है और हमारे वहाँ पे जलन होने लगती है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो फिर इट्स सॉल्यूशन इज रब द एरिया विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट विच ग्रोज बिसाइड द नीडल इन वाइल्ड। इसका समाधान ये है कि डॉग प्लांट की पत्ती के द्वारा जिस पोर्शन में आपको जलन हो रही है या जो पोर्शन आपकी बॉडी का नीडल प्लांट की लीव से टच हो गया है उस पोर्शन पर आप उसको रब कर लें। और जो डॉग प्लांट की जो लीव्स हैं वो भी वाइल्ड में, जंगलों में नीडल प्लांट के आसपास ही किसी दूसरे पौधे के रूप में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे आपसे साल्ट के बारे में। नमक तो साल्ट का आपने सभी ने देखा होगा। तो साल्ट होता क्या है, केमिस्ट्री में इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है या इस चैप्टर में इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है कि अलग से ही टॉपिक बना दिया गया साल्ट। देखते हैं जरा क्या है। Salt is a compound which is formed by the replacement of hydrogen ions in acid by a metal. Salt एक कंपाउंड है यानी कि यौगिक है, हिंदी में कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं। Which is formed by the replacement of hydrogen ions, जो हाइड्रोजन आयंस के रिप्लेसमेंट के द्वारा बनता है जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है। जब कोई भी एसिडिक सब्सटेंस या एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस्ड करके साल्ट को बनाता है। जब कोई भी एसिड वाटर में डिसोशिएट होता है, मैंने अपनी लास्ट क्लास में इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर जब कोई भी एसिड वाटर के साथ डिसोशिएट होता है या पानी वाटर में डिजोल्व होता है तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। और तब जब कोई एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उन हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करके एक साल्ट बना देता है और वो साल्ट जो है कंपाउंड कहलाता है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन साल्ट। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन साल्ट कहलाता है जिसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है। कॉमन साल्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि घर में खाना बनाने में, किचन में जो हम यूज करते हैं साल्ट, वो उसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड है। उसको हम कॉमन साल्ट, साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं और उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। साल्ट्स आर फॉर्मेड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस। अब साल्ट्स कब बनते हैं? साल्ट्स आर फॉर्मेड बनते व्हेन एसिड रिएक्ट विद, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनते हैं। नेम ऑफ साल्ट, अब किसी भी साल्ट एसिड, कोई भी एक एसिड और एक बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो एक नया साल्ट बन गया, ठीक है, वो बात समझ में आ गई हमारी। तो उस साल्ट का नाम कैसे रखा गया जरा देखते हैं अपने पॉइंट में। नेम ऑफ साल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस
एंड द सेकेंड पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड। जो साल्ट बना उसका नाम किस तरीके से रखा जाता है, जो बेस रिएक्ट कर रहा था। तो पहला पोर्शन तो उसका बेस ले लेते हैं, और जो एसिड रिएक्ट कर रहा था तो सेकंड पोर्शन नाम का जो सेकंड नेम है, सेकंड शब्द है, सेकंड पार्ट है, वो एसिड से ले लेते हैं। तो दोनों वर्ड को कंबाइन करके एक नया साल्ट का नाम हम दे देते हैं जो एसिड और बेस के द्वारा रिएक्ट करके बनता है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, साल्ट्स हमारे काफ़ी सारी कैटेगरीज के होते हैं, इसी वजह से हमने साल्ट की फैमिली बनाई है। इस वजह से हमने एक नए शब्द का यूज करा, फैमिली ऑफ साल्ट, साल्ट्स फैमिली। साल्ट की भी अपनी एक फैमिली है। देखते हैं क्या होता है, साल्ट की फैमिली क्यों बनाई गई है। साल्ट्स हैव सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एज वेल एज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ साल्ट। साल्ट्स, मैंने अभी आपको पता है कि साल्ट एक कंपाउंड होता है, और साल्ट के पास कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव आयंस भी होते हैं जो किसी न किसी रूप से एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ग्रुप को, एक समूह को बिलोंग करते हैं। इसी वजह से उन ग्रुप की वजह से ही हमने साल्ट को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड न करके फैमिली ऑफ साल्ट नाम दे दिया। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो हैं सोडियम साल्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दो अलग अलग साल्ट के अंदर जो कॉमन ग्रुप आ रहा है वो सोडियम आ रहा है, सोडियम दोनों में है। इस वजह से ये दोनों साल्ट जो हैं सोडियम साल्ट की फैमिली में आते हैं। आगे कुछ साल्ट फैमिलीज के बारे में और बताया गया, उनको भी देखते हैं। फर्स्ट है साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉल्ड क्लोराइड्स। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट्स हैं, यानी कि वो साल्ट जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, उनको क्लोराइड फैमिली कहा जाता है। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड सल्फेट्स। जिन साल्ट्स के अंदर सल्फर पाया जाता है उनको सल्फेट ग्रुप कहा गया है या सल्फेट फैमिली कहा गया है। थर्ड आता है साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट। जिन साल्ट्स के अंदर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है उन साल्ट्स को नाइट्रेट ग्रुप में रखा गया है या नाइट्रेट फैमिली में रखा गया है। फोर्थ आता है आपका साल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड कॉल्ड कार्बोनेट। जिन साल्ट्स के अंदर कार्बोनिक एसिड पाया जाता है उनको कार्बोनेट ग्रुप में रखा गया है या कार्बोनेट फैमिली के अंडर में रखा गया। और साल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड कॉल्ड एसीटेट्स। जिन साल्ट्स के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है उन साल्ट्स को एसीटेट ग्रुप में रखा गया या एसीटेट फैमिली ऑफ साल्ट नाम दिया गया है। तो ये स्टूडेंट कुछ साल्ट की फैमिलीज के नाम थे जिनको हम उनके अंदर प्रेजेंट जो मेजर ग्रुप में एसिड है उनके अनुसार हमने उनको नेम्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हमें पहचानने में आसानी हो सके और लर्न करने में आसानी हो सके। तो स्टूडेंट, जब साल्ट्स के बारे में हमने इतनी जानकारी पढ़ी और साल्ट को हमने विभिन्न प्रकार के ग्रुप में डिवाइड भी कर दिया जिसको हम फैमिली ऑफ साल्ट बोल रहे थे, तो इसी तरीके से अब आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट साल्ट। यानी कि अब हम ये पढ़ेंगे ये साल्ट बनाए कैसे जाते हैं और इन साल्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आपके सिलेबस में केवल 5 टाइप्स के साल्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड इज बेकिंग सोडा, फोर्थ इज वॉशिंग सोडा एंड फिफ्थ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। अब इन साल्ट के सभी साल्ट के लिए हम प्रिपरेशन यानी कि सभी साल्ट कैसे बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, और इन साल्ट का कैसे यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, क्यों जो बनाए जाते हैं घरों में, इंडस्ट्रीज में कैसे बनाए जाते हैं और कैसे यूज करा जाता है, इनको हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो साल्ट है आपका ये कैसे बनाया जाता है और उसके यूजेज क्या हैं। तो इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश की गई है।
जरा देखते हैं इन पॉइंट्स को। फर्स्ट आता है इट इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कास्टिक सोडा का, वो होता है NaOH। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको 5 टाइप के साल्ट की प्रोडक्शन, प्रिपरेशन और उनके यूजेस पढ़ाए जाएंगे वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका कॉमन नेम, केमिकल नेम और उनका केमिकल फॉर्मूला जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, MCQ की फॉर्म में, वेरी शॉर्ट में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो इनको आप लर्न करना ना भूलें, जरूर याद लर्न करें इनको। तो देखते हैं जरा सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, इट इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका NaOH। सेकेंड पॉइंट आता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट को बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मतलब होता है उस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना, करंट पास करवाना। थर्ड पॉइंट आता है इट इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड व्हाइल क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड। और जब इलेक्ट्रिसिटी या करंट इससे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से पास करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि कैथोड और एनोड बैटरी के 2 टर्मिनल्स पर कलेक्ट हो जाती है। इट इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो तो कैथोड पर कलेक्ट होगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, व्हाइल क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस एनोड पर कलेक्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज नोन एज क्लोर-एल्केलाई प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को क्लोर-एल्केलाई प्रोसेस भी कहते हैं। स्टूडेंट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लोर-एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर-एल्केलाई प्रोसेस क्या होता है, या क्लोर-एल्केलाई प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लोर-एल्केलाई प्रोसेस नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एक साल्ट है, और वो बैटरी के कैथोड वाले टर्मिनल पर, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले टर्मिनल पर कलेक्ट होगा या प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट पाउडर या सोप, साबुन को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, कागज को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, जहाँ पे आपकी रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है, तेल, रिफाइंड, घी, ये सब चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे रिफाइनिंग करने के लिए ऑयल्स को या फैट्स को वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट आता है इट इज़ यूज इन मेकिंग डाई। जो बालों में हम कलर करते हैं, डाई बोलते हैं उसको, ब्लैक डाई, आप विभिन्न प्रकार के कलर करते हैं बालों में, तो उस कलर को बनाने के लिए भी, जिसको हम सिंपल डाई बोलते हैं, डाई को बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है और उसके यूजेस क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर जो है स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम, यानी स्लेक्ड लाइम का केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ड्राई का मतलब है पाउडर फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सूखा स्लेक्ड लाइम चूना जो है, पाउडर फॉर्म में जब चूना पाया जाता है, चूने को क्लोरीन के साथ जब एक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं या मिक्स करते हैं क्लोरीन के साथ इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो जो आपका नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है या साल्ट प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2।
Ca की वजह से कैल्शियम O आ रहा है, ऑक्सी यानी कि बीच में, इस वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सी बन गया यहाँ पे। Cl2 क्या मतलब क्लोरीन गैस, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, यानी कि वहाँ यूज होता है जब किसी सब्सटेंसेस की या केमिकल सब्सटेंसेस की या केमिकल में ऑक्सीडेशन करवाना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवानी हो, ऑक्सीजन को गेन करना हो। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक जम्स फ्री, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है, जम्स को फ्री कर, वाटर में से जम्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का पानी को साफ करने के लिए साधारण रूप से हम कह सकते हैं। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री में जहाँ कपड़े तैयार किए जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग कॉटन, जो आपके धागे होते हैं या जो रुई या कपास जिसको हम बोलते हैं, उसको ब्लीच करने के लिए, यानी कि उसका सफ़ेदीकरण करने के लिए, जो जिससे कि चमके वो वाइट कलर में या किसी भी कलर में, उनको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करा जाता है। अब आता है आपका बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज आल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जैसे ही आपको केमिकल नेम आपने पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी की हेल्प से आप इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सोडियम हो गया Na, हाइड्रोजन हो गया H और कार्बोनेट हो गया CO3। तो इसी तरीके से बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3। अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है या रिएक्ट करवाया जाता है तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है। सोडियम क्लोराइड को NH3 का मतलब होता है अमोनिया। सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है और अमोनियम क्लोराइड उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है। पर हम यहाँ पे बेकिंग सोडा ही बना रहे हैं तो हमें केवल NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही मतलब है। अब इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज एज एन एंटासिड एजेंट इन मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के लिए, एंटासिड टैबलेट को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। घरों में घरेलू नुस्खों के रूप में, आयुर्वेद नुस्खे के रूप में इसको आप जब आपके स्टोमक में एसिडिटी बन रही हो, गैस बन रही हो, घरेलू तौर पर आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं, पानी के साथ आराम मिल सकता है आपको। और दवाइयाँ बनाने के लिए तो इसका यूज करा ही जाता है। सेकंड आता है इट इज़ यूज इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड, ये जो है किसी भी खाने पीने के आइटम को सॉफ्ट बनाता है, स्पंज प्रोड्यूस करता है, जैसे केक में, इडली में, पेस्ट्री में, ब्रेड में। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड आता है इट इज यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर, उसमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करा जा रहा है। अब आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़े धोने वाला पाउडर, इसको कैसे बनाया जाता है इसको देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वॉशिंग सोडा का एक कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका जैसे कि केमिकल नेम है। अगर आपको केमिकल नेम याद है तो आप केमिकल फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। सोडियम का मतलब Na, कार्बोनेट का मतलब CO3, डेका का मतलब 10 होता है और हाइड्रेट का मतलब वाटर यानी कि H2O। तो Na2CO3 10H2O इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया किसका, वॉशिंग सोडा का या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। ये कैसे बनाया जाता है, इसका बनाने का प्रोसेस भी आसान है। सोडियम कार्बोनेट को
देन टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को जब 10 गुना पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट जो है पानी के 10 मॉलिक्यूल्स जो है अपने अंदर संभाल लेगा और Na2CO2 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? इट इज यूज एज ए क्लींसिंग एजेंट फॉर वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने में यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। गिलास को, जो डिस्पोजेबल गिलास आते हैं, साबुन को और पेपर को, कागज को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। आप समझ लो गिलास को बनाने में जो आपके डिस्पोजल गिलास आते हैं उनके मटेरियल को साफ करने के लिए उसका यूज किया जाता है। साबुन में भी यूज होता है ना, जैसे सर्फ है ऐसे साबुन है आपका, और पेपर में भी यही है, उसकी सफ़ेदी लाने के लिए, कागज कितना चमकेगा उसको वाइटीकरण करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी के नाम से भी जानते हैं और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर आपको इसका केमिकल नेम याद है तो आप इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कैल्शियम का मतलब Ca, सल्फेट का मतलब SO4, हाइड्रेट का मतलब H2 और हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ 1/2 H2O। इट वाज फर्स्ट मेड बाय हीटिंग जिप्सम। ये सबसे पहली बार तैयार किया गया था, जिप्सम को हीट करके तैयार करा गया था। इसको पीओपी के नाम से भी जानते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन टेम्परेचर। 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीटिंग को जिप्सम को हीट करने के बाद, जिप्सम एक सब्सटेंस है, उसको 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो कहलाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब जिप्सम के अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी वाटर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो जब हम इसको 373 केल्विन पर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें से ख़त्म हो जाता है, यानी पानी ख़त्म हो जाता है, बहुत ही हल्का सा बचता है, आधा मॉलिक्यूल एक तरीके से बचता है। तो इस वजह से इसका जो नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, अब इसके यूजेज आते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, मिट्टी के खिलौनों को बनाने के लिए या मिट्टी की मूर्तियों को बनाने के लिए, स्टैचूज को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। कुछ ऐसे आपके सब्सटेंसेस या मटेरियल बनते हैं जो आग ना पकड़ सकें, तो उनको बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल करा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टैचूज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट साइंस का चैप्टर 2 था हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो समय पर सबसे पहले मिल सके। और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। हम जल्दी ही मिलेंगे नई चैप्टर के साथ। चलिए, थैंक यू।